नमस्कार। फेसबुक पर इस पेज राजपाल एंड सन्स के इस पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मेरे लेखक मेरे सवाल श्रृंखला की इस दूसरी कड़ी में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे समय की सबसे वरिष्ठ और सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली लेखिका मृदुला गर्ग जी हमारे साथ हैं। मृदुला जी से मैं जो पिछले कुछ दिनों में 7-8 दिनों में हमारे पाठकों ने, दर्शकों ने मृदुला जी के साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों ने जो सवाल भेजे हैं, उन सारे सवालों को मैं मृदुला जी के सामने रखूँगा और मृदुला जी से आग्रह करूँगा कि उनके जवाब दें। जो दर्शक अभी-अभी जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं उन सब दर्शकों का स्वागत करता हूँ और एक बार केवल मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग मृदुला जी के नाम से सुपरिचित हैं, मृदुला जी के लेखन से भी परिचित हैं, लेकिन तब भी कुछ नए ऐसे विद्यार्थी या कुछ ऐसे नए पाठक भी हो सकते हैं जो न जानते हों। इससे केवल मेरा कर्तव्य समझा जाए। मृदुला जी का परिचय जैसा तो देना बड़ा काम हो जाएगा, लंबा काम हो जाएगा। उनकी सारी किताबों के नाम भी अगर मैं लूँ तो मुझे लगता है 15 मिनट लग जाएँगे, तो मैं वो नहीं करने वाला। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ 1938 में जन्मी मृदुला जी हिंदी की वरिष्ठ लेखिका हैं। आपके अनेक कहानी संग्रह, अनेक महत्वपूर्ण उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। जिन आपके उपन्यासों में खास तौर पर अगर मैं याद करता हूँ चित्तकोबरा और अनित्य कठगुला और जो मिलजुल मन जिस पर आपको साहित्य अकादमी का सम्मान मिला था, पुरस्कार मिला था। इन 3-4 उपन्यासों की ही बात की जाए तो हिंदी के सबसे चर्चित, लोकप्रिय और चर्चित के अलावा मुझे कहना चाहिए बहस तलब, जिन पर ऐसे उपन्यास जिनके प्रकाशन के साथ हिंदी में नई तरह की बहसें शुरू हुई, नई तरह के विमर्श भी शुरू हुए। आपकी कहानियाँ बहुत लोकप्रिय हुई हैं। 2003 में 2 खंडों में आपकी संपूर्ण कहानियाँ 2003 तक की मेरा मेरा अनुमान है कि उसके बाद भी आपने कहानियाँ लिखी होंगी। संगति-विसंगति नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इंडिया टुडे में आपने अनेक सालों तक कटाक्ष के नाम से एक कॉलम लिखा। निबंधों की और दूसरे लेखन की भी आपकी किताबें हैं, आपके साक्षात्कारों की भी किताबें हैं। व्यास सम्मान जैसा बड़ा और महत्वपूर्ण सम्मान आपको मिला है और आपकी कहानियों के अनेक चयन भी प्रकाशित हुए हैं समय-समय पर। तो ये सारी बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मृदुला जी के पाठकों का संसार बड़ा है। मृदुला जी के पाठकों का संसार उनके लेखन की तरह से ही विविधताओं से भरा हुआ है। तरह-तरह के उन्होंने बहुत तरह के लेखन में अपना योगदान दिया है और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके लेखन से हिंदी को, हमारी भाषा को समृद्धि मिली है। तो मृदुला जी मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आप सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ और जो पहला सवाल मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, वो एक युवा का सवाल है, हमारे कॉलेज के मैं जानता हूँ उन्हें पीयूष पुष्पम। पहला सवाल ये मैं इसीलिए रख रहा हूँ कि मृदुला जी के लेखन के साथ हम लोग स्त्री विमर्श की भी बात करते हैं। मैं नहीं जानता कि स्त्री विमर्श तक किसी एक लेखक को सीमित करके देखना ठीक है या ठीक नहीं है। मैं इस डिबेट में तो नहीं जाऊँगा लेकिन मैं वो सवाल पर आ जाता हूँ। पीयूष ने पूछा है, इस दौर में रचनाएँ स्त्रियों की मानसिकता को बदलने में कितनी सक्षम हो पा रही है? और रचनाकार को इसके प्रति कितनी सजगता की ज़रूरत है कि वे उस घेरे को तोड़ सकें, जिसमें स्त्रियों को सदियों से घुटन के साथ जीने पर मजबूर कर दिया गया है। तो मृदुला जी आपसे आग्रह है कि इस सवाल के उत्तर के साथ इस बातचीत की शुरुआत करें। जी। हाँ, पीयूष जो सवाल पूछा है जी। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, एकदम बढ़िया आप बोले। मृदुला जी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? कोई कनेक्शन में कुछ समस्या है?
लगता है मृदुला जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं जो इस पेज के सूत्रधार हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि एक बार फ़ोन पर बात करके या किसी तरह से कनेक्शन को जोड़ दें या कुछ ऐसा करें जिससे हम उनकी बात सुन पाएँ। कोई कोई तकनीकी व्यवधान है। मित्रों, जब तक मृदुला जी हमारी इस बातचीत में शामिल होती है, मैं केवल आप लोगों को जानकारी के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ। गीता जी जुड़ गई हैं और गीता जी नमस्कार कर रही हैं। गीता जी, आप भी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। और रश्मि जी आ गई हैं और तारावती जी आ गई हैं। तारावती जी, आपको अब तो आवाज़ आ रही होगी मेरा ख़्याल है। मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी। मैं अभी बस इस कोशिश में हूँ कि जल्दी से वापस मृदुला जी से हमारा संपर्क जुड़ जाए। हरीश करमचंदानी जी आ गए हैं, अशोक शुक्ला जी, जितेंद्र खीचड़ जी, शशि कुमार सिंह गणपत और प्रवीण जी आ गए हैं। प्रवीण जी लिख रहे हैं, मृदुला जी को पढ़ते हुए हम बड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रवीण जी आप, क्योंकि 1938 में मृदुला जी का जन्म हुआ था और 1971 से आपका रचनात्मक लेखन शुरू हुआ है। आप और मैं, हम दोनों ही इस दशक के अंतिम वर्षों में जन्मे हैं, तो हमारे जन्म से पहले मृदुला जी का लेखन शुरू हो गया था। तो वरिष्ठ लेखिका हैं और जिस तरह का वैविध्यपूर्ण लेखन आपने किया है, वो निश्चित तौर पर सभी के काम का है और हिंदी में नई-नई तरह की बहसों को जन्म देने वाला है। मधु कांकरिया जी, जो हमारे समय की एक और महत्वपूर्ण लेखिका हैं, मधु जी हमारी इस बातचीत में शामिल हैं। रोहित आए हैं, राजरानी जी हैं और शैलेंद्र शर्मा जी हैं, अपूर्वा जी हैं और सुधांशु जी हैं, सुभाष जी हैं। कई सारे मित्र हैं, बस अब ये किसी तरह जुड़ जाए तो मेरी भूमिका कम हो जाए। मतलब ये कि मेरा काम तो खाली सवाल पूछना है। मुझे लगता है कि लेखक को ही हम ज़्यादा सुने, वो सबसे ज़रूरी और अच्छा है। सवाल करने वाले को मेरा काम तो खाली इतना सा है कि मैं जिन लोगों ने सवाल रखे हैं, उन सवालों को मृदुला जी तक पहुँचा दूँ। जी, प्रेमदत्त जी, वो कोई समस्या हुई है तकनीकी, हमारे जो एडमिन हैं वो देख रहे हैं इसको, किसी तरह से वो इसको ठीक करते हैं। हम जल्दी ही जुड़ जाएँगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एक मैं जब तक मृदुला जी जुड़ती हैं, आप लोगों की रुचि होगी, इसीलिए मैं एक छोटा-सा अंश मृदुला जी की एक का अपने साहित्य के बारे में आपको सुना रहा हूँ। मृदुला जी ने लिखा है, मैंने अपने साहित्य में छोटी बच्ची से लेकर 60-70 बरस की औरत को पात्र बनाकर नारी मन की थाह लेने की कोशिश की है। कभी यह मन पुरुष के संदर्भ में खुद को प्रकट करता है, तो कभी अन्य स्त्रियों के संसर्ग में, तो कभी अपने से रूबरू होने में। पात्र किसी एक वर्ग या पीढ़ी से न आकर कई वर्गों और पीढ़ियों से एक साथ आए हैं, जिससे वे समाज की पारंपरिक, वर्तमान और भावी तस्वीर को उकेरने का काम कर पाए हैं। यानी नारी मन की पड़ताल गहन अर्थों में समाज के बहुआयामी स्वरूप की पड़ताल बन गई है। जिन पाठकों ने मृदुला जी की कहानी हरिबिंदी पढ़ी है, वो इस बात को समझ सकते हैं बड़ी आसानी से, मुतमईन होंगे, इस बात का अनुमोदन करेंगे, समर्थन करेंगे कि मृदुला जी ने आजाद चित्त की स्त्री को हिंदी कहानियों में उसकी जगह दी। और देखिए, जो अगर पुरानी बात को हम थोड़ा-सा याद करें, प्रेमचंद के यहाँ जो स्त्री पात्र हैं उनको देखें, बाद में अज्ञेय जी और यशपाल के यहाँ जो स्त्री पात्र आए हैं उनको देखें, और उनके बाद में जो जिनको ये कहते हैं हम सब लोग, या हम कह सकते हैं कि मन्नू भंडारी जी, जिनके यहाँ स्त्रियों की आवाज़ हमको पहली बार मुखर ढंग से सुनाई पड़ती है, उनके स्त्री पात्रों को देखें। और उनके बाद हम मृदुला जी और मृदुला जी की पीढ़ी की दूसरी लेखिकाओं, और बाद में जो अभी तक अगर मैं आज तक अगर आ जाता हूँ, जो मधु कांकरिया जी और गीता श्री जो इस बातचीत में भी शामिल हैं, और जो सुधा अरोड़ा जी भी आ गई हैं, तो इन तमाम लोगों के, इन तमाम लेखिकाओं के स्त्री पात्रों को देखें और फिर हम देखें कि तब हम समझ पाएँगे कि हिंदी कहानी कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। एक एक मुझे रोचक बात याद आती है, एक बार इंडिया टुडे में मन्नू जी की समग्र कहानियाँ आई थी कहीं से छप के,
नायक, खलनायक, विदूषक। मेरा ख्याल है कि सुधा जी मन्नू जी की सबसे अच्छी पाठिका हैं, उनके साहित्य की विशेषज्ञ हैं, तो सुधा जी इस बात को याद कर पाएंगी। नायक, खलनायक, विदूषक की जहां तक मुझे याद पड़ता है नाम था उस किताब का। तो उस किताब का रिव्यू लिखते हुए स्वयं प्रकाश जी ने एक मजेदार बात लिखी थी, वो ये लिखी थी, किसी एक कहानी में ऐसा कोई प्रसंग आता है जिसमें कहानी का एक जो मुख्य पुरुष पात्र है वो कोई निजी हरकत कर रहा है और लेखिका उसको दर्ज कर रही है। तो वहां स्वयं प्रकाश जी ने वहां एक चुटकी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक हंसते हुए कहा है कि आज की लेखिकाएं अगर इसको पढ़ेंगी तो हंसेगी, क्योंकि आज की लेखिका को बात घुमा फिरा कर कहने की जरूरत नहीं होती। वो अपनी बात को सीधे तरीके से कहना जानती है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञे, रोज जो उनकी मशहूर कहानी है गैंग्रीन, आप देखिए गैंग्रीन में जो स्त्री पात्र है वो खाली हमको ये कह रही है कि 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, और अज्ञे उसके अनकहे को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और हमको बता रहे हैं। और अब जो मृदुला जी के कहानियों की नायिका हैं या सुधा अरोड़ा जी की कहानियों की नायिकाएं हैं या और जो दूसरे तमाम जो हमारे दौर की जो और बड़ी लेखिकाएं हैं, चाहे कृष्णा सोपती जी हो, चाहे और दूसरी तमाम, मैं सबके नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि मैं सबके नाम लूंगा तो शायद मैं ले ही नहीं पाऊंगा, इतने सारे नाम है, इतने बड़े नाम है, इतने अच्छे नाम है, इतनी सारी विविधताओं से भरी हुई कहानियां हमारे सामने है। तो कहां से कहां तक का सफर हमारी कहानी ने पूरा किया है, ये बड़ा रोचक और मजेदार है। और एक और जैसे इसी प्रसंग में बहुत सारी कहानियां याद आ सकती है। रंग महल में नाची राधा मुझे अक्सर याद आती है, नीलाक्षी जी की कहानी। और अ, एक एक आजाद ख्याल या बिल्कुल मुझे तो लगता है स्वतंत्र चित्त वाली स्त्री को खोजने या उसके मन की अभिव्यक्ति देने का काम तो अभी 80-90 के बाद ही हो पाया है। तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, शरद जी आ गए हैं, विनोद जी आ गए हैं, प्रवीण कटारा राजस्थान से आ गए हैं, आदिवासी इलाके में रहते हैं प्रवीण जी, डूंगरपुर के पास में, और वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। और संतोष मिश्रा जी आ गए हैं, और मैं देख रहा हूँ मुन्ना पांडे भी आ गए हैं। मुन्ना सर नमस्कार। प्रेमदत्त पांडे आ गए हैं, विनोद कुशवाहा जी आ गए हैं। और आप सबको जान के अच्छा लगेगा कि कोट्टायम से नहीं, कोट्टायम से नहीं, वो जगह का नाम कालड़ी से पारायल रवि सर जुड़ गए हैं। या एक एक और मजेदार बात, मुझे अभी जब तक मृदुला जी से हमारा संपर्क हो, मैं ऐसे ही मेरे मन में आती आई है तो मैं आप सब लोगों से शेयर करता हूँ। अनेक अभी इन दिनों जब ये फेसबुक लाइव का चलन एकदम से आ गया है हमारे जीवन में, तो अनेक हमारे लोग हैं, अनेक हमारे मित्र हैं जो इस बात की शिकायत भी करते हैं कि अरे बहुत ज्यादा हो गया, बताइए हर वक्त क्या ये सब लाइव ही करते रहते हैं इतना सारा। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि अब ये शिकायत तो सब जगह हम हर कहीं करते रहते हैं। बहुत सारी किताबें छपती है तब भी हम कहते हैं कि अरे भाई ये इतनी सारी किताबें छपने लगी। तो देखिए, अगर हम 40 या 50 करोड़ भाषी लोग हैं, अगर हिंदी बोलने वाले हमारे देश में, और अगर मैं बाहर के लोगों को भी जोड़ लूं, दुनिया भर के लोगों को जोड़ लूं, तो जितने भी करोड़ लोग हैं, उन करोड़ लोगों में से 100 या 200 लोग अगर कुछ गतिविधि करते हैं, स्वेच्छा है, आप सब लोगों की इच्छा है, अगर अच्छी लगे तो जुड़िए, अच्छी लगे तो सुनिए, अच्छी ना लगे तो ना सुनिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हम कहने लग जाते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादती है। इतना इतना बड़ा हमारा देश है, इतना इतना बड़ा हमारा समाज है, तो उसमें थोड़ा सा हमको मुझे लगता है कि थोड़ा सा उदारता के साथ हमको देखना पड़ेगा।
हाँ हाँ। आप क्षमा कीजिए, ये कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी हो गई थी। मृदुला जी से भी हमारा संपर्क टूट गया था और मैं भी स्क्रीन से दूर हो गया था। कुछ ऐसी ये गड़बड़ हुई है। अब जो हमारे एडमिन हैं इस पेज के, उन्होंने दोबारा से मुझे जोड़ लिया है, मृदुला जी को भी जोड़ दिया है। तारावती जी बस 1 मिनट, आधा मिनट और इंतजार कीजिए। हाँ, मृदुला जी भी अब आ गई हैं स्क्रीन पर। मृदुला जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मृदुला जी, आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आप प्लीज आप देखिए क्या क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ है। आपको मेरी आवाज आ रही है मृदुला जी? आपको मेरी आवाज आ रही है? सुमन केशरी जी आ गई है, नमस्ते। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कोई एक कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा सा व्यवधान आ गया है। तो बस मुझे लगता है आधा मिनट 1 मिनट में हमारी, हाँ, वो ऑडियो जुड़ रहा है। मृदुला जी कोशिश कर रही हैं। रश्मि जी का भी स्वागत है। अवनीश जी नमस्कार। आपकी पोस्ट लगातार पढ़ता रहता हूँ और मुझे लगता है कि आप हैं जो इस उदासी में, इस परेशानी के दिनों में हम सब लोगों को एकदम से जोश दिलाते हैं और इन सारी मुसीबतों से लड़ने में, इन सारी मुसीबतों के बावजूद काम करने का उत्साह देते हैं। अवनीश जी, आपको मैं सलाम करता हूँ। अवनीश मिश्रा जी, मृदुला जी आवाज अभी नहीं जुड़ पा रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमारे जो अरे वो म्यूट आ एडमिन है, गया। मिनट। वो कोशिश कर रहे हैं कि जी जी जी, बस ये है कि अरे अनुपम जी, ये क्या, ये तकनीक तो बड़ी अच्छी है लेकिन ये बड़ा दुख भी देती है। बार बार बीच में कट जाती है और बड़ी बड़ी परेशानी होती है इससे। मुझे इसको खराब लग रहा है कि म्यूट होता है, अब म्यूट हुआ है। उस आ गई हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आ गई मृदुला जी, आपकी आवाज आ गई है। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ हाँ। बस 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 मैं आपको बस मैं बता देता हूँ। कहीं रखूंगी तो फिर वो हो जाएगा। बस अब आप हाथ मत लगाइए, आप सुनते रहिए और हम आपको, और इतने सारे लोग आपको सुनने के लिए उत्साहित हैं। बस आपको बता देता हूँ, आपके जाने के बाद में मैंने कुछ आपका एक अंश कहीं मुझे लिखा हुआ मेरे पास था, आप अपनी कहानियों के संबंध में, वो मैंने लोगों को सबको सुनाया और इस बीच में बहुत सारे आपके प्रशंसक जुड़ गए हैं। सुमन केशरी जी, उषा किरण खान जी, मधु कांकरिया जी, सुधा अरोड़ा जी, आपके 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 समकालीन सारे बड़े-बड़े लेखक भी आ गए हैं। तो वो मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूँ, जहाँ से हमारी बात छूटी थी। सवाल था पीयूष पुष्पम का। पीयूष, तुमने क्या सवाल किया भाई कि ये सारा कनेक्शन कट गया? उन्होंने लिखा था कि इस दौर में इस रचनाएं स्त्रियों की मानसिकता को बदलने में कितनी सक्षम हो पा रही हैं और रचनाकार को इसके प्रति कितनी सजगता की जरूरत है कि वे उस घेरे को तोड़ सके जिसमें स्त्रियों को सदियों से घुटन के साथ जीने पर मजबूर कर दिया गया है। जी, यहाँ से आप बात शुरू करें। मैं ये कह रही थी कि मानसिकता बदलने की जहां तक बात है, असर तो जरूर होता है साहित्य का स्त्रियों की मानसिकता पर। और ये जहां तक सजगता की बात है, मैं नहीं समझती कि सजग होकर कोई लिखता है। हमारी अपनी जो जीवन दृष्टि है वो हमारी कृति में प्रकट होती है और उसको पढ़कर होता क्या है कि पाठक पात्र में परकाया प्रवेश करता है। एक तरह से पात्र से एकात्म होता है। तो जो पात्र की मानसिकता होती है, जो पात्र कर रहा होता है, जो कर्म कर रहा होता है, उससे वो प्रभावित होता है, उसकी विचारधारा प्रभावित होती है, उसकी विचार दृष्टि, उसकी जीवन दृष्टि प्रभावित होती है।
उसी से धीरे-धीरे मानसिकता बदलती है। तो कुछ हद तक तो स्त्रियों की मानसिकता बदली है और मैं समझती हूँ कि साहित्य में उसका बड़ा योगदान है। मगर सजग होकर हम ये नहीं करते हैं, हम सहज भाव से ये साहित्य में हमारी अनुभूति और हमारी जीवन दृष्टि से आता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एक दिन में दुनिया नहीं बदलती, ना एक दिन में हमारे सोचने का ढंग बदलता है, सदियाँ लग जाती है। जो बातें किसी ज़माने में हमारे देश के लोग या दुनिया के लोग ठीक समझते थे, आज हम उन बातों पर हँसते हैं, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि समय लगता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, स्त्रियों की समझ या सोच, समझ तो मुझे नहीं कहना चाहिए, क्षमा कीजिए, स्त्रियों के संबंध में हमारे सोचने का तरीका भी धीरे-धीरे बदला है। जो एक और सवाल इसी प्रसंग में मुझे लगता है मैं पूछना ठीक रहेगा। मोहम्मद हुसैन डायर का ये सवाल है, मौजूदा संकट ने जिस तरह विश्व के भविष्य को प्रभावित किया है, उसमें स्त्री की आज़ादी के भविष्य को किस तरह देखा जा सकता है? ये मुझे ये सवाल इसलिए ज़रूरी लगता है क्योंकि देखिए आपातकाल किसी भी तरह का हो, चाहे प्रकृति की तरफ से दिया गया हो, चाहे सरकारों की व्यवस्थाओं की तरफ से दिया गया हो, उसमें सबसे पहले जो समाज के कमजोर तबके होते हैं उन पर हमला होता है। तो इस संदर्भ में जब ये इस बीमारी की वजह से या इस आपदा की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, तो ये सवाल मुझे गंभीर लगता है कि इसने स्त्री के आज़ादी के भविष्य को कैसे प्रभावित किया है? आप क्या सोचते हैं? देखिए होता ये है कि जब भी आर्थिक विपदा होती है और वो आर्थिक विपदा तो होने ही वाली है बहुत ज़बरदस्त। महामारी के साथ-साथ हमारे देश में तो हो ही रही है। तो जी, जी। जब वो अगर स्त्री-पुरुष के संबंध की बात करें, तो जब पुरुष नाकारा महसूस करता है, बेरोज़गार होता है या उसमें एक हीन भाव उत्पन्न होता है, तो वो जो सबसे पहले उसके पास जो उसके निकट होती है, स्त्री होती है, उसी पर वो अपना आक्रोश निकालता है। और उसको ही वो दबाकर रखने की कोशिश करता है क्योंकि वो खुद अपने से असंतुष्ट होता है और उसको लगता है कि वो सब नहीं कर पा रहा जो वो करना चाहता है, तो जो भी उसको निर्बल दिखाई देता है अपने सामने और अपने से उसका संबंध भी होता है। देखिए आप उसी को सता सकते हैं जिससे आपका कोई संबंध हो। तो फिर वो यही होता है कि वो पुरुष पत्नी को, माँ को, बहन को, जो भी स्त्री से संबंधित होती है, उसकी आज़ादी में व्यवधान डालता है, उसको दबा कर रखता है। तो ये तो होगा, ये ज़रूर होगा, ये हर बार होता है। और ये जब हम गुलाम थे, जब देश स्वतंत्र नहीं था, तब भी ये बात होती थी, बार-बार ये बात होती थी कि वहाँ से वो जो हिंदुस्तानी आदमी था, भारतीय था, वो कहीं बहुत हीन महसूस करता था अपने अ, अंग्रेज अफ़सरों के सामने और घर आके फिर वो उसकी जो भड़ास कहना चाहे कहो या आक्रोश कहो या बेचारगी कहो, लाचारगी कहो, उसको वो अपनी पत्नी पर निकालता था। तो ये भी होगा और उसके अलावा जहाँ तक काम करने का ताल्लुक है, जब रोज़गार होंगे नहीं, रोज़गारों में इतनी कमी आएगी तो स्त्रियों को कम रोज़गार मिलेंगे और वो जो आज़ादी के साथ बाहर जा पा रही हैं, उसमें भी कमी आएगी। तो स्त्रियों की आज़ादी पर तो बहुत बड़ा असर इसका पड़ने वाला है। ठीक कहा आपने, ठीक कह रहे हैं और ये लेकिन मुझे मुझे लगता है इसके बावजूद हमको ये विश्वास रखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि इन सारी आपदाओं के बावजूद स्त्रियाँ और दूसरे तमाम लोग भी अपनी आज़ादी के लिए, अपनी मुक्ति के लिए जो संघर्ष चल रहे हैं, उनको धीमा नहीं होने देंगे। ये उम्मीद मैं अभी भी अपने मन में बनाए रखने की मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा सोचता हूँ। मैं समझती हूँ कि स्त्रियाँ तो इतनी जागरूक हो गई हैं कि वो ये कोशिश जारी रखेंगी। मगर उसके बिल्कुल। साथ पुरुष जो हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना भयानक उसका नतीजा न निकले इस महामारी का जितना अभी लग रहा है। सही बात है, सही बात है। एक ये बेस्ट सेलर को लेके एक सवाल है हमारे पास रोहित कुमार का। वो ये पूछ रहे हैं कि किसी रचना को सार्थक कब कह सकते हैं? बेस्ट सेलर वाले इस दौर में क्या साहित्य की सार्थकता कम हुई है? तो क्योंकि आप जान ही रहे हैं सारी चीज़ों को तो थोड़ा-सा इस पर कुछ कहें। सार्थकता मैं समझती हूँ कि एक कृति की ये होती है कि वो पाठक को सोचने पर विवश करे एक तरह से। उसके जो भी मूल्य हैं, उसकी जो मानसिकता है, उसके जो पूर्वाग्रह हैं, उसकी जो सोचने की शैली है, उस सब को वो एक बार अपने अंदर झाँके और उन पर पुनः विचार करे।
दूसरी बात है वो सार्थक होती है अगर वो पाठक की भाषा को समृद्ध करे, और तीसरी बात है कि उसमें वो और साहित्य पढ़ने की रुचि जगाए। जब वो कोई कृति पढ़ता है, उसकी समझ में आता है कि भई इसमें तो शब्द के अनेक अर्थ हैं और इसका जो मर्म है वो स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तो शब्दों की भी महत्ता उसको समझ में आती है, भाषा उसको समझ में आती है कि कौन-सी भाषा एक लफ़्ज़ी है, सच नहीं है, और कौन-सी भाषा सच को उजागर कर रही है। तो उसके मन में फिर ये इच्छा जगती है कि वो साहित्य और पढ़े और साहित्य पढ़े और उसे समझने की कोशिश करे। जहाँ तक बेस्ट सेलर का ताल्लुक है, बेस्ट सेलर तो हर काल में, हर समय बेस्ट सेलर रहा है साहित्य में, और ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट सेलर साहित्यिक ना हो। जैसे हमारी समकालीन हमसे थोड़ी बुजुर्ग महिला लेखिका जो थी शिवानी, वो उनके सब उपन्यास बेस्ट सेलर होते थे, मगर वो साहित्यिक भी होते थे। और चतुर सेन शास्त्री जो ज़बरदस्त बेस्ट जी, सेलर थे, उनकी कहानी तो हमें पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती थी। और मुझे याद है कि हमारी जो अध्यापिका थी, वो सबसे चाव से वही कहानी पढ़ाती थी, जो दुखुआ चतुर मैं सेन। कासे कहूँ मोरी सजनी पाठ्यक्रम में रही है। तो ये बेस्ट सेलर से डरना नहीं चाहिए। कोई-कोई किताब, साहित्यिक किताब बेस्ट सेलर हो जाती है, जैसे गुनाहों की का देवता हो गई थी। उसके पीछे जो भी कारण हो, वो हो जाती है। मगर हम ये सोचकर अगर लिखेंगे कि हम बेस्ट सेलर लिख रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है कि वो बेस्ट सेलर नहीं होगी। इतना बेवकूफ़ नहीं होता पाठक, जी। वो समझ जाए। इस बीच में हमारे दर्शकों में, श्रोताओं में इस बातचीत में शामिल हो गए। नेपाल से भी एक दर्शक है, वो लिख रहे थे, उन्होंने भी एक टिप्पणी की है कि मैंने आपकी अनुपस्थिति में बताया था कि केरल से भी कुछ लोग हैं सुनने वाले। तो केरल से नेपाल तक श्रोता आ गए, दर्शक आ गए। अगला सवाल है अभिषेक मिश्रा का। संवेदनाओं से ज्यादा सूचनाओं को ग्रहण करने वाली आज की जनता क्या साहित्य के मर्म को समझ सकती है? एक लेखक के लिए क्या-क्या चुनौतियां हैं इस दौर में? सबसे पहले चुनौती की बात करती हूँ। जी, इस जी। दौर में चुनौतियाँ बहुत हैं लेखक के सामने, और हमेशा ही समाज का एक बहुत छोटा भाग साहित्य पढ़ता रहा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग साहित्य पढ़ते हैं। अब वो भाग और कम हो गया है, खासकर हिंदी साहित्य के लिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अब युवा लोग हैं, युवा जो हैं, वो अंग्रेज़ी पल्प फिक्शन पे पढ़ने लगे हैं। अंग्रेज़ी साहित्य नहीं पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी पल्प फिक्शन पढ़ने लगे हैं, और हिंदी साहित्य उससे पीछे छूटता जा रहा है। मतलब हिंदी नहीं वो पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में साहित्य नहीं पढ़ना चाहते हैं। बाकी तो मैं समझती हूँ कि जब सूचनाओं का दौर जैसे आजकल है, एक वक़्त आता है जब आप सूचनाओं से ऊब जाते हैं। सूचना दर सूचना आपके ऊपर फेंकी जाती है, और जिसको अंग्रेजी में ओवरकिल कहते हैं, वो हो जाता है और आप जी, सूचनाओं से उब जाते हैं। आप चाहते हैं कि सूचनाएँ आपको इतिहास के बारे में भी बताएँ, आपको जो ज़मीनी यथार्थ है उसके बारे में बताएँ, आपको बतलाएँ कि उसका क्या असर होगा भविष्य में, आपको बतलाएँ कि उसके भीतर क्या सौंदर्य बोध आता है, क्या उसमें से आपको सोचने की कोई सामग्री मिलती है, आप अपना दृष्टिकोण क्या उसके माध्यम से बदल सकते हैं। ये सब बातें आती हैं तो फिर वो ऊबने लगता है सूचना से, और वो साहित्य की तरफ जाता है। मगर मुझे ज़्यादा डर ये है कि हिंदी साहित्य का इसलिए भी कम पढ़ा जाता है क्योंकि ये जो बाकी साहित्येतर चीज़ें हैं, ज्ञान विज्ञान के जो अन्य क्षेत्र हैं, उसमें हम किताबें अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं। चाहे विज्ञान की किताबें हों, समाज विज्ञान की किताबें हों, इतिहास की किताबें हों, दर्शन की किताबें हों, भाषा पर किताबें हों, जो भी है वो हम अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं। तो हमें आदत पड़ जाती है अंग्रेज़ी में पढ़ने की, और तब हम हिंदी की तरफ नहीं मुड़ते। तो अगर हिंदी में ऐसी पुस्तकें भी उपलब्ध हों, जो उनकी जिज्ञासा को शांत करें, अन्य विषयों के बारे में, तो फिर वो हिंदी साहित्य भी पढ़ेंगे। तो एक चुनौती हमारे सामने ये भी है कि जब हम कोई रचना लिखें, तो उसमें विचार भी हो। उसमें आजकल जो कुछ हो रहा है, उसका समाज में हो रहा है, उसका जो इतिहास है, उसके बारे में भी जानकारी रहे, उसके बारे में विचार रहें, एक दृष्टि रहे, तब उस साहित्य को वो पढ़ना चाहेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सिर्फ भाव संवेग की कथाएँ कहेंगे, तो वो नहीं पढ़ेगा। जी। एक सवाल अभी-अभी किसी दर्शक ने फेसबुक पर पूछा है।
और वो ये पूछ रहे हैं, जितेंद्र माथुर जी हैं, उनका सवाल मैं पहले पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं के विकास आदि विषय में बहुत कुछ लिखा गया है और लिखा भी जा रहा है, लेकिन आज भी हम पारिवारिक जीवन में वैमनस्यता देखते हैं, सुनते हैं, जो अभी लॉकडाउन के समय में टीवी पर सुनने को मिला है। उस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात मैं यहाँ जोड़ देता हूँ अपनी तरफ से, ताकि वो एक बड़ा मशहूर आरोप औरतों पर आम तौर पर लगा दिया जाता है कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है। परिवार के संबंध में ये बात सामान्य तौर पर कही जाती है। तो इस खराब सरलीकरण पर भी कोई आप टिप्पणी कीजिए, और जितेंद्र जी के सवाल पर भी अगर आप कुछ कहें तो अच्छा रहेगा। वैमनस्य तो परिवार में होता है, तो वो स्त्रियों के माध्यम से प्रकट भले होता हो, मगर वो वैमनस्य असल में जायदाद के लिए और अन्य चीजों के लिए पुरुषों के बीच में होता है, और वो प्रकट होता है स्त्रियों के माध्यम से। ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि स्त्री स्त्री की शत्रु होती है, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ उस बात को। मगर ये जो वैमनस्य समाज में है, वो इस महामारी के दौरान प्रकट हो रहा है बहुत ज्यादा, अनेक तबकों के बीच, वर्गों के बीच, धर्मों के बीच। ये हर देश में, विश्व भर में प्रकट हो रहा है, और हमारे यहाँ भी हो रहा है। इस वैमनस्य से हमें हमें मुकाबला करना है, और जो परिवार में वैमनस्य है, वो थोड़ा बहुत चलता भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, जी। एक सवाल आपकी रचना प्रक्रिया को लेकर है, या यूँ कहें कि रचना के संबंध में सीधे-सीधे है। विकास कुमार शर्मा जी ने पूछा है कि आपका जो उपन्यास है उसके हिस्से की धूप बहुत अच्छा उनको लगता है, और वो तारीफ़ कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, और वो ये पूछना चाहते हैं कि आपको उसे लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आमतौर पर लोगों को, पाठकों को ये बातें जानना बड़ा अच्छा लगता है। अब प्रेरणा तो क्या बतलाऊँ कहाँ से मिली, किसी खास चीज़ से तो मिली नहीं। मुझे जीवन से ही प्रेरणा मिलती है। हाँ, मेरे दिमाग में ये ज़रूर आई एक बात कि अगर कोई स्त्री उसका शादीशुदा स्त्री है और किसी और से वो आकर्षित होती है, तो मान लो उस प्रेमी से उसका विवाह हुआ हुआ होता पहले, तो क्या वो उस पति से आकर्षित होती? ये मुझे एक मेरे दिमाग में आया कि जब कोई मिल जाता है, जब आपके करीब हो जाता है, तब आप उसकी खामियाँ देखने लगते हैं, उसके गुण नहीं देखते। जैसे उस उपन्यास में वो सोचती है कि वो बहुत ही अ, उदासीन है उसका पति जो है। फिर बाद में जब उससे 4 साल बाद मिलती है तो उसे लगता है कि नहीं, वो उदासीन नहीं है, वो बहुत उदार है। इसलिए वो उसकी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। उस पर जी, कोई जी, जी। अपनी मिल्कियत नहीं जतलाता था, या उससे बहुत ये नहीं अपेक्षा करता था कि हर समय उसके साथ रहे। तो ये एक दूरी जो है, वो उसमें आप उसके गुण ठीक से देख पाते हैं, उसको आप तटस्थ दृष्टि से परख सकते हैं। जब वो आपके बिल्कुल करीब होता है, जैसे बहुत करीब आप कैमरे के होते हैं ना, तो आपका अजीब-सा चेहरा दिखने लगता है। तो वही बात है इसमें। तो ये प्रेरणा है कि मेरे दिमाग में ये सवाल कौंधा, और फिर मैंने उसको सोचा कि हाँ, इस पर ऐसा होता है और इस पर कहानी लिखी जाए। तो वहाँ जीवन से ही प्रेरणा मिली, और अपना कुछ दिमाग थोड़ा खलिश जी, वाला जी, है, जी। इधर-उधर चलता रहता है। जी, जी। एक और सवाल है जो रचना प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ है, किताब से सीधा-सीधा सवाल है, और वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगता है। मैं पहले सवाल रखता हूँ। जमाल राजा सिद्दीकी का सवाल है। उन्होंने पूछा है कि आपका जो उपन्यास चित्तकोबरा है, उसमें किस यथार्थ की बात कही गई है, जो समाज के कुछ ऐसे लोगों को ये उपन्यास अश्लील नज़र आने लगा? मेरी नज़र में तो ये उपन्यास समाज की सच्चाई को उजागर करने वाला है। यहाँ बस मैं अपनी तरफ से इतना-सा एक बात जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो साहित्य में अश्लीलता का सवाल है, इस पर हमको, मुझे लगता है कि जो हमारे बड़े लेखक हैं, जो साहित्य को समझने वाले हैं, समझाने वाले हैं, उनको बार-बार लोगों को बताना चाहिए कि साहित्य में अश्लील और अश्लील का फ़र्क भी बार-बार करते रहना चाहिए, ताकि जो हम पर घोषित-अघोषित नैतिकता के डंडे पड़ने वाले हैं, उनके संबंध में हमारी थोड़ी-सी बुद्धि खुल सके। जी। नहीं, मैं तो ख़ैर ये मानती हूँ कि साहित्य है तो अश्लील नहीं है। अश्लील है तो साहित्य नहीं है। मगर आपने तो, जमाल जी ने तो अपनी सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है, कि वो समझते हैं कि ये सच्चाई दिखाता है समाज की, और अश्लील नहीं है। तो अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जिनको प्रेम या सेक्स दिखे जैसे ही,
तो उनको वो अश्लील लगने लगता है। हालाँकि मैं समझती हूँ उससे कहीं ज़्यादा अश्लील वो व्यवहार होता है, जो आपको जैसे आज का उदाहरण दूँ कि कोरोना वायरस से पीड़ित कोई आदमी ठीक होकर वापस आता है, तो आप उसको घर में बंद कर देते हैं, उसके पास नहीं जाना चाहते। कोरोना वायरस के मरीजों की आप भेटी करते हैं और फिर डॉक्टरों को भी ये इल्ज़ाम देते हैं कि उनसे कोरोना आ जाएगा। जो आपके लिए अपनी जान दाँव पर लगा रहे हैं, उन पर आप पत्थर फेंकते हैं। ये अश्लील व्यवहार है। अगर सही आप बात है। खास मज़हब के लोगों ने कोरोना फैला दिया है, ये अश्लील व्यवहार है। अरे कोई सेक्स की बात करता है तो सेक्स तो सच है, जीवन का एक सच है, प्रेम का एक हिस्सा है, तो उस पर क्या अश्लील होना? क्या अश्लील होगा वो? अगर जानकर भदेस बनाया, अगर उसमें सौंदर्य नहीं है, वो भदेस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, इट कैन बी वल्गर बट इट कैन नॉट बी ऑब्सीन। वो अश्लील नहीं होता, भदेस हो सकता है। तो जी, भदेस जी, नहीं जी, होना चाहिए साहित्य में। जी, ठीक बात है। आप अगला सवाल करूँ या आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, अगला सवाल। जी, जी। एक बड़ा रोचक सवाल या रोचक सवाल भी है और आपसे आग्रह भी उसमें शामिल है, जो अभी-अभी सुमन केशरी जी ने फ़ेसबुक पर लिखा है और उन्होंने लिखा है, क्या आप कभी बच्चों के लिए कोई कहानी या उपन्यास लिखेंगी? दरअसल जब बच्चे हिंदी में कुछ बहुत अच्छा और बांधे रखने वाला साहित्य नहीं पा रहे, तो स्वभावतः वे बड़े होकर हिंदी साहित्य कैसे पढ़ेंगे? ये मेरे भी मन का सवाल है, इसीलिए इसको आप ज़रूर इस पर कुछ कहें। ये मेरे भी मन का सवाल है और मैंने खैर एक बाल नाटक लिखा है, राजकमल से छपा है। जी, हाँ, साम दाम दंड भेद नाम है उसका। मगर ये है कि वो कभी मंचित नहीं हुआ और बात बहुत होती है बाल नाटकों को मंचित करने की उसकी, मगर होते नहीं। और दूसरा मैंने एक काम किया था जिसको मैंने अपने कई प्रकाशकों को कहा कि ये करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने जो कहानियाँ लिखी हैं, उसमें से मैंने वो कहानियाँ चुनी जो किशोरों को खास पसंद आएँगी। उसमें उपदेश नहीं होना चाहिए। हम जब बाल साहित्य लिखते हैं ना, उसमें इतना उपदेश होता है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। तो मैंने वो कहानियाँ चुनी और मैंने एनबीटी ने उसको अपने नेहरू बाल पुस्तकालय के अंतर्गत छापा है। उस किताब का नाम है छलावा। और मैंने करीब-करीब सभी प्रकाशकों से ये इल्तिजा की थी कि वो ऐसे सब लेखकों से कहें कि उनकी जो कहानियाँ हैं, उसमें जो किशोर उपयोगी नहीं, किशोरों की पसंद की जो कहानियाँ हों, जो वो पसंद करेंगे, उनको अलग कर लें और वो संग्रह छापें और ऐसी एक सीरीज़ निकालें। मगर वो नहीं हुआ। मेरे बराबर कहते जाने पर वो नहीं हुआ। बल्कि आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ कि मैं विश्व हिंदी सम्मेलन में जब गई, तो मैंने चुना जी, बाल साहित्य पर बोलने के लिए। तो सब लेखकों ने मेरा इतना मज़ाक बनाया कि आप बाल साहित्य पे क्यों बोलना चाहती? तो मैं कहना चाहती थी कि विश्व में जितने भी बड़े लेखक हुए हैं, जिन्होंने बाल साहित्य लिखा है, वो सब विद्वान थे अन्य क्षेत्रों के। एलिस इन वंडरलैंड का तो आप जानते ही हैं कि वो बड़े भारी गणितज्ञ थे, उसके जो लेखक थे। ऐसे ही ग्रिम्स ब्रदर्स भी वो व्याकरण के क्षेत्र में थे, विद्वान थे। तो सब लोगों ने लिखा है, बंगला में है बाल साहित्य, सत्यजीत रे, सब लोगों ने लिखा है। जी, मगर जी, हम जी, जो लिखते हैं तो इतने उपदेश उसमें ठूँस देते हैं कि बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। इससे बेहतर है कि जो लेखकों ने कहानियाँ अनजाने में लिख दी हैं, बिना उपदेशात्मक हुए, बिना बाल उपयोगी बनाए उसको कहानी को, उनको कहानियों को चुनकर अलग से किशोरों के लिए छापें। और मैं जिस स्कूल में जाती थी वो पूछते थे और मैं कहती थी भई ये इस तरह की किताबें छपें, मगर नहीं छपती हैं और नहीं छपेंगी तो वो उन तक कैसे पहुँचे? एक प्रथम करके संस्था है जो ये हाँ, छापती है किताबें और उन्होंने असल में ये नाटक पहले वो छापना चाहते थे और तब वो सब स्कूलों में जाता। मगर वो राजकमल से डर गए, राजकमल ने कहा हम छाप रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलिए आप छाप लीजिए और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, पड़ा हुआ है ठंडे बस्ते में। जी, बिल्कुल मुझे लगता है इस बातचीत को प्रकाशक भी सुन रहे होंगे और उससे हम आप भी, मैं भी, हम सब लोग आग्रह करेंगे कि इस पर थोड़ा ध्यान दें।
एक अभी एक और नया सवाल जो अभी-अभी भरत तिवारी जी आप जानते हैं, बहुत अच्छे हाँ, फ़ोटो खींचते हैं और बहुत अच्छा एक ब्लॉग और वेबसाइट चलाते हैं। उन्होंने एक बहुत रोचक सवाल पूछा है, क्या हर समय और फ़ौरन से पेशतर चर्चा में रहने की तिकड़मों के साथ कोई साहित्य रच सकता है, साहित्यकार बना रह सकता है? इस पर वो आपकी टिप्पणी चाहते हैं। मैं पहला पहला हिस्सा नहीं समझ पाई। क्या चर्चा में रहने प चर्चा में रहने के लिए कोई व्यक्ति तिकड़मों के साथ अगर तक तिकड़मों के साथ चर्चा में रहता है, तो क्या ऐसा करते हुए वो साहित्य रच सकता है? और वो क्या वो फिर ऐसा करने के साथ साहित्यकार भी रह सकता है? जी, बिल्कुल नहीं रह सकता। कदापि जी, नहीं जी। रह सकता, कतई नहीं रह सकता। अगर वो चर्चा में आने के लिए एक भी तिकड़म लगाता है, तो फिर वो साहित्य नहीं लिख सकता। साहित्य में आप अपने से रूबरू होते हैं, आप सच कहते हैं, अपने भीतर का सच जो उजागर करने में किसी के सामने भी आप थोड़ा हिचकते हैं। जब आप लिखने बैठते हैं, तो वो सच आप लिखते हैं। तो जब आप तिकड़म लगाएँगे और चर्चा में रहेंगे, तो सच आपका कुंठित हो जाएगा। तो धीरे-धीरे आपके भीतर का सच मर जाएगा और जब सच मर जाएगा आपके भीतर का, तब साहित्यकार आपके भीतर का मर जाएगा। तब आप सिर्फ़ तिकड़म लिख सकेंगे, बस। जी, जी, ठीक कहा आपने और यही एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और वो उस पर ज़रूर आपसे हम सुनना चाहेंगे क्योंकि फ़ेसबुक आने के बाद में जो तमाम इस तरीके के मंच है, कई बार ये लेखक के मन में भी नए लेखक के मन में ये गलतफ़हमी हो जाती है कि वो कुछ ऐसा भी कर सकता है जिससे उसको यश और तमाम चीज़ें हो जाए। लेकिन लेकिन यहाँ जो एक पूनम पांडे का सवाल आया है, वो पूनम जी पूछ रही हैं, नई पीढ़ी को सृजनात्मकता विकसित करने हेतु कोई सुझाव दीजिए। ये बात उससे जुड़ती भी है और स्वतंत्र भी है। इस पर आप कुछ कहेंगे तो अच्छा रहेगा। नए लेखकों को कुछ सुझाव दूँ, ये कह रही हैं? नए लेखक मेरी बात सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? वो जो युवा लेखक हैं, वो तो सोचते हैं कि वो ना भूतो ना भविष्यति। वो ऐसा लिखेंगे जितना कभी लिखा गया है। अभी आप कोई भी युवाओं का सम्मेलन हो तो कहेंगे पुराने लोगों ने तो कुछ लिखा ही नहीं और हम पढ़ते ही नहीं उन्हें। तो मैं सिर्फ़ यही उनको कहना चाहूँगी जो भी नए लेखक हैं, कि थोड़ा-सा अहंकार कम करो, निष्ठा बढ़ाओ। ये मत सोचो कि एक किताब लिखने से तुम मशहूर हो गए। अगर 10 लोगों ने तुम्हें पढ़ लिया, 100 ने, 1000 ने, 10,000, 1 लाख ने भी तुम्हें पढ़ लिया, तो तुम हमेशा के लिए साहित्यकार बन गए। इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए धीरज रखना होता है, बराबर लिखते रहना होता है। तो ये जो एक नए लोगों में रफ्तार से सब कुछ कर देने की लिप्सा है एक तरह से कि भई हम किताब लिख दिया, हमने अब फ़ेसबुक पर हमारी तारीफ़ हो गई, तो हम तो महान साहित्यकार बन गए और पुराने लोगों ने तो कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, आपके भीतर सारी पीढ़ियाँ बोल रही होती हैं। कितनी साहित्यकारों की पीढ़ियाँ आपके अंदर से बोल रही होती हैं। आप उनसे पता नहीं क्या-क्या हासिल कर चुके होते हो जो आपको पता भी नहीं होता और सही उसी बात का है। एक नतीजा होता है कि आप कुछ लिख पा रहे होते हो। तो जब आप पढ़ोगे नहीं, तो लिखोगे क्या? जब आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे? ज़्यादातर तो जो आपने लिखा है वो पहले लिखा जा चुका है। दरअसल तो सब कुछ पहले लिखा जा चुका है। उसको सिर्फ़ आप एक नया मोड़ देते हैं, एक नई दृष्टि देते हैं, एक नया रंग देते हैं। तो पढ़ के तो देखिए कि क्या-क्या लिखा जा चुका है। ये ज़रूर मैं उनको एक सुझाव दूँगी। बाकी तो लिखने के बारे में कोई किसी को सुझाव नहीं दे सकता। अगर उसने सुझाव माँगा है तो इसका मतलब है वो लेखक नहीं। जी, एक सवाल है जो अनेक लोगों ने पूछा है, जगन्नाथ दुबे और भी कई सारे लोगों ने पूछा है। उन्होंने लिखा है कि म एक सवाल है लेकिन 2 तरह से वो सवाल हमारे सामने आता है। एक तो पहली बात तो लेखक संगठनों की अनिवार्यता या ज़रूरत या महत्व पर आप क्या सोचती हैं? और अनेक मित्रों ने उसको अभी इस आपदा के दौर में भी लेखक संगठन की क्या भूमिका होनी चाहिए इस पर भी पूछा है। एक और मैं इसी में मैं आपको आपकी बात और हम ज़्यादा हमारे काम की हो जाए, हम ज़्यादा उससे सीख सकें, समझ सकें इसीलिए पूछ रहा हूँ। अनेक लोगों ने ये भी आरोप लगाया फ़ेसबुक पर कि आपने लेखक संगठन बना रखे हैं, अभी तो ज़रूरत सड़क पर जाकर लोगों की सेवा करने की है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक लेखक से ये अपेक्षा भी करनी चाहिए कि वो गरीब और उत्पीड़ित के पक्ष में अगर लिख रहा है, तो वो सीधे सक्रिय भूमिका भी निभाने के लिए मोर्चे पर जाए? ये तीनों बातें आप जुड़ती हैं आपस में इसलिए एक साथ मैंने रख दी।
देखिए, सबसे पहले तो लेखक सिर्फ लेखक नहीं होता, नागरिक भी होता है। और बतौर नागरिक उसके सब वही उसको करना चाहिए जो बाकी लोग करते हैं। और उसमें अगर वो उसके अंदर प्रबंधन की क्षमता है, तो उसको प्रबंधन भी करना चाहिए। अगर उसमें सेवा करने की क्षमता है, तो सेवा भी करनी चाहिए। सिर्फ लिखना नहीं चाहिए। मगर अगर लिखकर वो औरों को प्रेरित कर सकता है, तो वो भी करते रहना चाहिए। जहाँ तक लेखक संगठन का सवाल है, मैं कभी भी किसी संगठन की सदस्य नहीं रही हूँ, मगर इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि लेखक संगठन नहीं बनना चाहिए। वो अपने में एक महत्वपूर्ण है, और कुछ नहीं तो वो अपने सदस्यों को कम से कम ये शिक्षा दे सकता है कि वो फेक खबरों पर विश्वास ना करें, अपने आप सोचें और सच और झूठ में फ़र्क करने की कोशिश करें, जो आजकल बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अब जैसे ये आजकल जो भी मज़दूरों का सवाल है, महामारी तो ऐसी चीज़ है उसमें लेखक संगठन क्या करेगा? मगर जो मज़दूरों का सवाल है, उसको कोई भी उससे अलग नहीं रह सकता। मगर वो व्यवस्था लेखक संगठन के पास वो व्यवस्था करने की तो क्षमता है नहीं। वो प्रतिरोध कर सकता है, वो कह रही मैं दिख नहीं रही हूँ। नहीं ठीक है, आप बोलते रहिए, सुनाई दे रहा है। नहीं, वो नासिरा का भी आया, आप दिख नहीं रही हैं। नहीं, नहीं, एकदम दिख रही हैं आप, एकदम ठीक है, हाँ, एकदम वो ठीक है। ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ होगी, हाँ। अच्छा, नहीं, नहीं, तो कोई कोई मैं ये गड़बड़ कह नहीं है, रही आप हूँ बोलिए। कि जो लेखक संगठन है, जैसे जी, कोई कानून बनता है, उसके विरोध में लेखक संगठन खड़े हुए और उन्होंने विरोध किया, प्रतिरोध किया, जेल तक गए, जुलूस निकाले, सब कुछ किया। मगर व्यवस्था वो नहीं कर सकते। ये व्यवस्था सिर्फ सरकार कर सकती है। आप सरकार को जागरूक कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उसके लिए। मगर ये जो सवाल है वो आपके लेखन पर तो ज़रूर बहुत बड़ा असर डालेंगे। और हम साहित्य के माध्यम से यही लोगों को बतला सकते हैं कि इस तरह के जो महामारी के लिए किसी को दोषी ठहराना, इस तरह के जो वैमनस्य हैं, उसको हम ना पालें। और ये लेखक संगठन भी अपने सदस्यों को कम से कम सिखा सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने ऐसी कोई बात की थी कुछ दिन पहले, तो लेखकों ने ही उस पर कहा कि आप कैसे कहती हैं कि भई ये अफ़वाहें थी? आपको कैसे मालूम ये अफ़वाहें थी? इस तरह की बातें, और लेखक भी इस तरह की बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेखक जो है वो वैमनस्य से ऊपर हैं या वो कुछ सेकुलर हैं सारे के सारे, ऐसा नहीं है। तो उन चीज़ों को लेखक संगठन उनकी तरफ ज़रूर इशारा उनको समझा सकता है, उस तरफ वो बात कर सकता है, उसके लिए उनको संगठित भी कर सकता है सब लेखकों को मिलाकर। ये काम तो कर सकता है, उसके लिए संगठन ज़रूरी होता है। जी। एक एक और सवाल है जो अनेक लोगों ने पूछा है, मनीष सिंह ने पूछा है, जगन्नाथ दुबे ने भी पूछा है, और वो सवाल है सांप्रदायिकता का सवाल। एक लेखक के लिए भारत जैसे देश में खास तौर पर, जहाँ की हमारे देश ने पार्टीशन भुगता है और उसके बाद तमाम और जो चीजें हुई वो भी हमारे सामने है। तो सांप्रदायिकता का सवाल कितना महत्वपूर्ण हो सकता है हिंदी के लेखक के लिए, भारत के लेखक के लिए? और अभी जो उन्होंने, कुछ लोगों ने महामारी के समय में, अभी ये जो महामारी है उसके समय में भी कुछ समुदायों को टारगेट किया गया धर्म की वजह से, वो कितना उचित है? और मीडिया में जो सांप्रदायिकता घुस आई है उस पर, तो दोनों तीनों बातों को मैंने एक साथ मिला दिया। ये ठीक किया है, ये मेरा मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला सवाल है। सांप्रदायिक अचानक हम एक महामारी है, उससे जूझने के बजाय हम एक-दूसरे को गाली दे रहे हैं। मतलब ये जो सांप्रदायिकता है, ये भारत को खत्म करके मानेगी। और मीडिया जो है, मीडिया का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है मीडिया की। मीडिया सांप्रदायिकता को रोज़ाना वो मुकाबला कराता रहता है। 4 लोगों को बिठा लेगा और वो अपना ऐसी बातें करते जाएँगे जिससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। उसको वो बहुत महत्व देता है। कहीं कोई सांप्रदायिक घटना हो गई, तो उसको वो दिनों दिन दिखाता चला जाता है। और जो असली चीज़ें हैं, जो असली महत्व की चीज़ें हैं, उनको वो नहीं दिखलाता। तो ये जो उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं ले रही हूँ कि किसको हम दोष दे रहे थे इन दिनों, बट सब जानते हैं कि किसको हम दोष दे रहे थे। लोग दोष दे रहे थे, और वो मैं कह रही हूँ कि मुझे इतना अचरज हुआ, मैंने एक बहुत ऐसी महिला को फ़ोन किया जो बहुत ही उदार ख़यालात की मानी जाती हैं, प्रोफ़ेसर रही हैं, और वो अचानक
एकदम चीखने लगी और कहने लगी कि ये इन लोगों की वजह से हुआ है और ये और वो। मैं इतनी स्तब्ध रह गई उनकी बातें सुनकर। मुझे लगा अगर लेखक ऐसी बातें करते हैं, बुद्धिजीवी ऐसी बातें करते हैं, प्रोफेसर लोग ऐसी बातें करते हैं, तो फिर इसका मतलब कि ये मध्यम वर्ग में ही फैला हुआ है। ये मध्यम वर्ग में ही सारा जो सांप्रदायिकता है, वो फैली हुई है। हम कहानियाँ सुनते हैं रोज़ कि भई वो जो मज़दूर जा रहे हैं, उनको रास्ते में मुसलमान ढाबे वाला है, वो खाना खिला रहा है। उसने खोल दिया अपना ढाबा उनके लिए। आम लोग मदद कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं कि मुसलमानों से सब्ज़ी मत खरीदो, मुसलमानों से फल मत खरीदो। इस हद तक हम बेवकूफ़ों की तरह बिहेव कर रहे हैं और ये किसी ने कोई अकेला एक आदमी अगर कोरोना से पीड़ित हो जाता है, तो उसका पूरे धर्म को आप कहेंगे कि वो कोरोना फैला रहा है। ये क्या बात हुई? सही बात, सही बात है। तो मतलब ये सांप्रदायिकता ऐसी चीज़ है और देखिए वही लोग आपस में दोस्त होते हैं, एक-दूसरे की इतनी प्रशंसा करते हैं। जैसे हम हिंदू लोग मुसलमानों की हर बात की प्रशंसा करते हैं। उनकी तहज़ीब की, उनके ये उनकी शायरी की, उनके साहित्य की, उनकी हर चीज़ की हम प्रशंसा करते हैं, उनके खाने की, रहने की, सबकी। और वो एपिक्स की हमारे महाभारत, रामायण हिंदुओं के जो हैं उन्होंने उनको फ़ारसी में, अरबी में, उर्दू में बहुत ही शिद्दत के साथ बहुत अ, निर्दोष तरीके से उनको अनुवाद किया है, तर्जुमा किया है और उस पर उनका बहुत अख्तियार है और फिर हमारे त्योहार हम आपस में मनाते हैं, मिलकर सब कुछ करते हैं। मगर जैसे ही कोई क्राइसिस आता है, जैसे ही कोई विपदा आती है, कोई आपदा आती है, हम पता नहीं क्यों एक-दूसरे को गुनहगार ठहराने लगते हैं और लड़ने लगते हैं। तो ये हम करते नहीं हैं, ये हम अपने मन से नहीं करते हैं, ये हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमको जब मीडिया फुसलाता है या सरकार हमें ऐसी बातें समझाती है, तो हम उस जाल में फँस जाते हैं। तो हमको बिल्कुल इस जाल में नहीं फँसना चाहिए। जी, जी। सुधा जी ने आपकी इस बात को सुनकर टिप्पणी की है कि सुधा अरोड़ा जी ने कि सांप्रदायिकता का जहर हर वर्ग में फैल रहा है, फैल चुका है। एक जो 2 सवाल और अभी जो तत्काल आए हैं, उनको भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक सवाल आया है उम, सुधांशु गुप्त जी का जो आलोचना भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं। उन्होंने लिखा है पूछा है कि आजकल मैन्युफैक्चर्ड लेखन बहुत हो रहा है, यानी कोई घटना घटी और उस पर कहानी लिख दी। हाँ, हाँ। भाषाई चमत्कार पैदा करके उसे बड़ी कहानी बना दिया। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैंने तो ये पहले भी कहा कि लेखन ऐसे नहीं होता। किसी जी, चीज़ पर आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, लेख भी लिख सकते हैं, मगर उस पर आप साहित्यिक कृति लिख देंगे, अभी वो हुई और अभी आपने लिख दी, ऐसे नहीं होता। इस तरह बिल्कुल नहीं होता है। उसको जज़्ब करने में, समझने में, उसकी सारी बहुआयामी तरीके से उसको देखने में, उसके हर कोण को परखने में, उसको अपने भीतर ले जाने में और उस जो भी जिन लोगों के साथ वो घटित हुआ है, उन उन जैसा बनने में, उनमें प्रवेश करने में, उनकी आत्मा में, उनके मन में प्रवेश करने में बहुत समय लगता है और तभी आप कोई ठीक से कुछ चीज़ लिख पाते हैं। ये तुरंत लिखने वाला जो लेखन है, लेखन नहीं है वो रिपोर्ट है। ठीक है, आपने रिपोर्ट लिख दी, अच्छा किया। जी, जी। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। आपने 1 घंटे का क्या कहा? माफ़ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाया। कुछ आप 1 घंटे के सेशन के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? अ, चलिए मैं अगले सवाल पर आता हूँ। अ, एक ओम सप्रा जी का सवाल आया है, 1 घंटा अभी अभी है हमारे पास समय है। ओम सप्रा जी का सवाल है, लेखक और पत्रकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये ऐसे सवाल करने का क्या फ़ायदा है? वो हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, ठीक बात है। मतलब पत्रकार भी हो सकता है एक लेखक। मनोज श्याम जोशी उसके बहुत ही उत्तम उदाहरण है। मगर ज़रूरी नहीं है कि पत्रकार हो, तो ज़रूरी नहीं है कि पत्रकार लेखक हो। मतलब पत्रकार भी वही चीज़ें देखता है, लेखक भी वही चीज़ें देखता है। कहा जाता है कि लेख जो पत्रकार है वो गिद्ध की तरह वहाँ पहुँच जाता है और उसको जी। सबको फ़ौरन परोसने लगता है। उसको और लेखक बहुत देर तक उसको देखता है और तब लिखता है। सिर्फ़ यही फ़र्क होता है।
आपने मनोज श्याम जोशी का नाम लिया, जो कि जिन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी का यादगार संपादन किया था, और उनके उस दौर को भी हम याद करते हैं, धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान वाले दौर को। तो एक सवाल आया, एक पत्रिका है चौपाल, उनकी तरफ से, कि व्यावसायिक पत्रिकाओं और लघु पत्रिकाओं में आप किसे अधिक महत्व देती हैं और क्यों? मैं तो उस पत्रिका को महत्व देती हूँ जो पाठकों तक पहुँच सके, चाहे वो जी, लघु पत्रिका हो, चाहे वो व्यावसायिक पत्रिका हो। जो पाठकों तक पहुँच नहीं पाती किसी भी कारण से, तो उसका छपना फिर एक तरह से आत्मतुष्टि के लिए हो जाता है। पाठक तक पहुँचे तो ठीक है, तभी उसका कोई महत्व बनता है। ठीक बात है। ऐसे ही एक सवाल और है, एक संस्था है संभावना चित्तौड़ में, उन्होंने सवाल पूछा है, साहित्यिक संस्थाओं की क्या भूमिका देखती हैं सरकारी और गैर सरकारी दोनों? तो ये मेरा ख्याल है लेखक संगठन से थोड़ी हट के बात है, क्योंकि हाँ, संस्था तो साहित्य अकेडमी भी है, और एकेडमी है। अनेक राज्यों में लोगों ने संस्थाएं बनाई है, तो उनका क्या रोल आपके हिसाब से होना चाहिए? साहित्यिक संस्था तो यही रोल होता है उसका कि भई वो साहित्यकार जो हैं, उनको और पाठकों को आमने-सामने करे, उनको एक-दूसरे से प्रश्न पूछने का, इस सब का अवसर दे। और बाकी तो मगर जो दुःख की बात ये है कि वो ज़्यादातर साहित्य संस्थाएँ जो हैं, वो खाली पुरस्कार वितरण करती हैं, पुरस्कार देती रहती हैं। मैं समझती हूँ कि अगर वो किताबों की दुकानें खोलें, जो कि जिसकी बहुत ही कमी है हमारे यहाँ, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जैसे हिंदी अकेडमी है, अपनी साहित्य अकेडमी है। अब साहित्य अकेडमी किताबें तो छापती है, तो मिलती कहीं नहीं, लेखक को ही नहीं मिलती पढ़ने को। अपनी किताब माँगता है तो कहते हैं वो तो आपको खरीदनी पड़ेगी। अब कहाँ से खरीदें? वो खरीदने का भी इतनी बड़ी प्रक्रिया है, इतनी लंबी प्रक्रिया है कि वो किताब खरीदी नहीं जा सकती। ऐसे ही एनपीटी छापती है तो चलो एनपीटी की किताबें तो फिर भी मिल जाती। तो साहित्य अकेडमी के लिए तो किसी ने मुझसे कहा कि वहाँ आप जाइएगा, उनसे मेरी किताब माँगिएगा। वो बहुत कोशिश करेंगे कि आपको ना बेचें, फिर जी, भी आप जी। खरीद जाइएगा, तो अंततः आपको मिल जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि वो अगर इसमें कोई ये छोटा काम है क्या? किताबों की दुकानें खोलें, किताबें उपलब्ध कराएँ। हिंदी में किताब नहीं मिलती, बंगला की किताबों की दुकान मिल जाएगी दिल्ली में। हिंदी की किताबों की दुकान नहीं मिलेगी। बतलाइए कहीं है? जितने भी मार्केट जो बाज़ार हैं, उनमें हिंदी की किताब की कोई दुकान नहीं है। और हमारी संस्थाएँ हर संस्था बनते ही एक पुरस्कार घोषित कर देती है और वो एक लेखक को या 4 लेखकों को पुरस्कृत कर देती है। बस काम खत्म। ये मुझे लगता है कि करना ही नहीं चाहिए, कोई पुरस्कार देने की ज़रूरत नहीं है, सब बंद कर दो। आप किताबें पढ़वाने का काम कीजिए जिससे लोग पढ़ें और फिर उन लोगों को आप बुलाइए, बातचीत करें। ये मुझे लगता है कि साहित्यिक संस्थान कुछ भी नहीं कर रहे हैं, काम की चीज़ कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। ये आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि हमारी इन संस्थाओं को, जो छोटे-बड़े शहरों में काम कर रही है, उनको किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए काम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। एक सवाल अभी-अभी आया है शुभम मोंगा जी का। वो पूछ रहे हैं कि समकालीन स्त्री साहित्य और स्त्री आलोचना पर आपकी राय क्या है? अब जी, ये मुझे याद आता है, ये वो महाभारत का प्रसंग कि जब कुछ नहीं बचा पांडवों के हाथ में, तो उन्होंने जाके भीष्म पितामह से कहा कि प्रभु आप ही बताइए कि आपका वध हम कैसे करें? तो ये आप ही से पूछा जा रहा है कि आलोचना के बारे में अपनी राय बताइए। नहीं मेरी तो वैसे ये राय एक राय यही है कि स्त्री का साहित्य अलग करके देखना ही नहीं चाहिए और स्त्री जो आलोचना करती है, उसको भी अलग करके देखने की क्या ज़रूरत है? ठीक आलोचना बात है। के जो भी अ, सिद्धांत हैं या जो जिससे आलोचना बढ़िया बनती है, वो स्त्री-पुरुष दोनों पर लागू होते हैं और वही लेखन की ब बात है। तो मैंने ना तो अपने को मैं कहती हूँ मैं जन्म से स्त्री हूँ, शौक से या निष्ठा से लेखक हूँ। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है और कोई संबंध नहीं है। मैं स्त्री हूँ ज़रूर, मैं उससे तो मना कर नहीं सकती, मगर लिखते समय मैं रचनाकार होती हूँ, मृदुला गर्ग होती हूँ, बस। और वही मैं समझ मुझे लगता है कि एक सवाल और, जो पुराना सवाल है, पुराना मतलब जो पहले आया था, विशाल कुमार शर्मा सोमेश का। उन्होंने पूछा था कि निकट भविष्य में आपकी कौन-सी कृति हमें पढ़ने को मिल सकती है? मतलब नई चीज़ आप क्या लिख रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं।
एक मैं लिख रही हूँ जो मुझे अभी पता नहीं उपन्यास है कि संस्मरण है, मगर वो अ, लिखा जा रहा है, वो मैं अपने जीवन में संस्मरण ही शायद बनेगा वो, क्योंकि मैं जीवन में जितनी भी नायाब औरतों से मिली हूँ, साहित्यकारों से नहीं, जो आम जीवन में आम कही जाने वाली औरतें, मुझे बहुत नायाब औरतें मिली हैं और उनकी कहानियाँ मेरे भीतर हैं और वैसी की वैसी मैं उनको कह देना चाहती हूँ। काफ़ी कुछ लिखा है मैंने अब तक, मगर पता नहीं जब से ये कोरोना काल आया है, उस पर लिखा जाना कम हो गया है और चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है। मगर शुरू किया है तो ख़त्म भी करूँगी, अगर इतनी उम्र मिली तो ज़रूर ख़त्म करूँगी। आधी पढ़ लीजिएगा अगर पूरी ना हो पाई तो। आपकी इस बात से मुझे याद आया, एक किताब आपकी मैंने पढ़ी थी, कृति और कृतिकार, हाँ, सस्ता साहित्य मंडल ने जो छापी है। मुझे हाँ, अच्छी हाँ। लगी थी वो किताब, क्योंकि आम तौर पर महिलाओं के द्वारा लिखे गए संस्मरण पढ़ने में कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं लिखती है, लेकिन कम मिलता है। इसी तरह से आपका वो ट्रैवलॉग, जो नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पेंगुइन से छपा था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं अपना एक सवाल मैं भी कर लेता हूँ, वो ये कि क्या आप आत्मकथा लिखना पसंद करेंगी? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। आत्मकथ्य तो लिख चुकी ना हर उपन्यास में। अब कथा कहाँ बाकी है? कोई कथा बाकी नहीं रही। नहीं, लेकिन आत्मकथा आप लिखता है आदमी। ये सवाल मैंने और भी लेखकों से जी, ये सवाल मैंने और भी लेखकों से किया, सभी यही कहते हैं कि भई हमने उपन्यास लिख दिया, तो वो हमारी ज़िंदगी तो है और क्या है। लेकिन तब भी मैं याद दिलाता हूँ आपको, भीष्म साहनी, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी लिखी थी उपन्यासों में, तब भी उन्होंने इतनी बढ़िया किताब आत्मकथा की लिखी। तो हम तो आग्रह ही कर सकते हैं, ये तो अंतिम निर्णय तो आपको करना है कि आप लिखें ना लिखें, लेकिन उसमें तो पाठक आग्रह तो करेगा। मैं उसे आत्मकथा नहीं कहती, जैसे मैं जो संस्मरण कह रही हूँ, मैं लिख रही हूँ। अगर मैं लिखूँगी तो मुझे मिली हैं औरतें, तो मैं ये तो कहना ही पड़ेगा ना कि मुझे मिली हैं, बस उतना ही है। मगर मैं अपनी आत्मकथा क्या लिखूँ? बड़ी बोर होगी। सब पढ़ चुके लोग, जो सच था कह चुकी, अब झूठ मिला के कहना पड़ेगा। 2-4 तो प्रेमिका। जी, 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 जी। ख़ैर, ये तो हम उम्मीद करेंगे कि आपसे, आपकी कलम से हमें भविष्य में और भी अच्छी-अच्छी, बढ़िया-बढ़िया किताबें पढ़ने को मिले, कहानियाँ पढ़ने को मिले, और वो चीज़ें भी मिले जो आप लिखना चाहती हैं, जिनको अभी तक आप नहीं लिख पाई हैं। आप अपने मन से भी, बिना किसी प्रकाशक या पाठक के दबाव के, जो अपने मन से आपको जो अच्छा लगे, आप वो सब चीज़ें लिख पाएँ। ये मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। और आखिर में एक चीज़ और कहूँगा, वो ये कि इस पूरी बातचीत में जो सवाल लोगों ने पूछे वो मैंने आपके सामने रखे, कुछ अपनी तरफ से भी 1-2 बातें रखी, लेकिन आप अगर अपनी तरफ से कुछ हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को कहना चाहें, या अपनी कोई बात ऐसी कहना चाहें, तो स्वागत। अभी कितना समय बाकी है? समय हो गया, लेकिन बीच में जो हमारा शुरू में 5-10 मिनट खराब हाँ, हो गया था, तो उसको हम, पता नहीं क्या अभी हुआ। 7:05 हुए हैं, तो हम लोग 5 मिनट तो और बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप बोलें। अब तो डर के मारे मैं खुद ही नहीं हिल रही, फ़ोन को तो क्या हिलाऊँगी। ये क्या हुआ था पता ही नहीं लगा, कैसे वो निकल गया और क्या हुआ। नहीं, मैं तो क्या साहित्य के बारे में ही ये कहना चाहती हूँ कि साहित्य को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साहित्य वो अकेली एक ऐसी अ, कला है, जिसमें आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो आम जीवन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो रसोई घर से लेकर बूचड़ खाने तक और सड़क से लेकर पुस्तकालय तक, संसद तक इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर उनको एक नया अर्थ देना होता है। इस तरह जो शब्द की सत्ता है, उसको साहित्य पढ़कर ही आप समझ सकते हैं। क्योंकि शब्द की जब विकृति होती है, जब जार्गन बोली जाती है, जब आप उसको तोड़-मरोड़ कर बोलते हैं और जो विज्ञापन भी करता है और जो राजनीति भी करती है। राजनीति भी एक तरह का विज्ञापन होता है, अपना विज्ञापन, अपनी पार्टी का विज्ञापन, अपना विज्ञापन, अपनी नीतियों का विज्ञापन। वो जब आप करते हैं, तो बार-बार जब आप वो करते हैं, विज्ञापन की दुनिया जो है, विज्ञापन ऐसी सत्ता है जो सब पर काबिज़ हो जाती है और तब आपको जो शब्द हैं, वो अर्थ से विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं और आप समझना बंद कर देते हैं और तभी आप अ, उसी जाल में फँस जाते हैं,
जहाँ आप अपने लिए नहीं सोचते। आपको बतलाया जाता है कि ये आप चाहते हैं, वो आप चाहते नहीं, आप ये माँग रहे हैं, आप वो माँगते नहीं, मगर आपको बतलाया जाता है कि ये चीज़, ये प्रोडक्ट, ये उपकरण आपको चाहिए और आप उसी को माँगने लगते हैं। तो इससे निकलने का एक रास्ता है कि आप शब्द को उसके अनेक अर्थों में पहचानें और ये जाने कि जो बोला जा रहा है, ये सच नहीं है। ये सिर्फ़ हमें फुसलाया, बहलाया, बहकाया, भरमाया जा रहा है। उससे निकलने के लिए आप वो पढ़ें, वो झूठ पढ़ें, जो लेखक लिखता है और वही असली सच होता है। और एक लेखक को पढ़कर आप सच तक नहीं पहुँच सकते। आप 20 लेखकों को पढ़ेंगे, तो हर लेखक अपने सच का रूप जो वो विश्वास करता है कि सच है, आपके सामने रखेगा। तब उसके बीच में से आप चुन सकते हैं कि हाँ, ये सच है, ये मेरा सच है। ये इतने सब सत्यों के बीच से मेरा सत्य मुझे मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे गुज़ारिश करती हूँ कि आप लोग लिखें ज़रूर, मगर लिखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ें। और इसलिए नहीं पढ़ें कि कोई परीक्षा देनी है, कि कोई कहीं पर नौकरी लगनी है। इसलिए पढ़ें कि आप अपने को खुद जानें। हम बाहर की व्यवस्था की खामियाँ तो बहुत बतला सकते हैं, मगर अपने अंदर की खामियाँ हम नहीं देखते। और ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसे अब ये महामारी फैली है, ये सीधा-सीधा इसलिए फैली है क्योंकि हमने पर्यावरण को, प्रकृति को भ्रष्ट कर दिया। पूरी तरह नष्ट नहीं किया मगर नष्ट प्राय है, वो नष्ट ही कर रहे हैं हम उसको। और हम अगर ये सोचते हैं कि सरकारें ठीक करेंगी और हमारी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। हम जब ज़िम्मेवार अपने को समझें, अपने को ये समझें कि हम सिर्फ़ एक नागरिक ही नहीं, अगर हम किसी देश में भी नहीं रहते, किसी देश के नागरिक नहीं हैं, तब भी हमारी अपने एक व्यक्ति होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते कुछ हमारी अ, सिर्फ़ अधिकार नहीं है, हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, कुछ फ़र्ज़ हैं, जो हमें अदा करने होते हैं, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, सौंदर्य बोध के लिए, सौंदर्य के लिए। तो वो हम करें, उसको हम करें तो हम साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें हमारी मदद होगी। ये मैं कहना चाहूँगी। तो इस बातचीत के लिए इतने सारे सवाल आपने लिए आपके पाठकों के, दर्शकों के, उन सबके लिए और इस इतना समय निकाला, आपको असुविधा हुई फिर भी आप 2-2 बार आपको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हुई, आप बनी रहीं। इस सारी चीज़ों के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ पाठकों की तरफ से। राजपाल एंड सन्स का भी आभार जिन्होंने इस आयोजन को किया। मेरे लेखक मेरे सवाल में हम लोग सुन रहे थे मृदुला गर्ग से बातचीत कर रहे थे। उनके सामने हमने बहुत सारे सवाल रखे जिनके उन्होंने उत्तर दिए। मैं सारे श्रोताओं का, सारे दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ। राजपाल एंड सन्स का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है। भविष्य में इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं, तो आप सबसे आग्रह है कि आप अपने सवाल अपने पसंदीदा लेखकों से पूछते रहें। और मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि हमारे ये शिकायत ना रहे कि संवाद के कोई मंच हमने तैयार नहीं किए। संवाद के जहाँ भी जो भी मंच बनते हैं, हम सब लोगों को उनसे अधिकाधिक जुड़ना चाहिए। अपनी बात लेखक तक, लेखक की बात अपने तक आती जाती रहे तो शायद हम साहित्य का माहौल और अच्छा बना सकेंगे। हम और अच्छे से चीज़ों को जान समझ सकेंगे। मृदुला जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।